मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो पहला प्रश्न है बच्चों, ये आउट प्रश्न है। आउट हमने इसलिए बोला कि आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने इसे समझ लिया। हर साल ये प्रश्न रिपीट होता है, ठीक है। प्रश्न है आपका कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का बच्चों एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों क्या है, आपका कूलाम है, ठीक है। आपका क्या है बच्चों, कूलाम है। तो बच्चों एक कूलाम नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने आवेश की खोज की थी, उन्हीं के नाम पर एक कूलाम ये नाम पड़ा। कूलाम को बच्चों मतलब जो संकेत है कूलाम का, आवेश को रिप्रेजेंट करने का संकेत है वो क्यू है आपका। बच्चों क्यू बराबर एक सूत्र होता है आई टी। आई माने धारा और टी माने समय। और बच्चों क्यू बराबर होता है एन ई। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो परीक्षा में इस पर प्रश्न बना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आपसे निकलवाते हैं। कैसे निकलवाते हैं, एन बराबर आई टी बटे ई। क्या करेंगे, वो धारा का मान देंगे, वो समय देंगे, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान होता है वो आपको पता ही होगा। देखो बच्चों, ये होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 19 कूलाम, ठीक है। और यहाँ ध्यान दो, जो कूलाम है, ठीक, आवेश को दर्शाते हैं अपन क्यू से, ठीक है। कूलाम को दर्शाते हैं सी से, ठीक है। आवेश को क्यू से और कूलाम को सी से दर्शाते हैं। तो कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये इस फार्मूले से हमेशा बच्चों प्रश्न बनता है। और बाकी के जो दिए हैं देखो, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक वाट होता है। ये इसको ऐसे ही पूछा जाता है, विद्युत सामर्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, तो वाट है, ठीक है। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, कमेंट में जवाब देना। विद्युत धारा किस यंत्र से नापते हैं और विभवांतर किस यंत्र से नापते हैं, ये आप कमेंट में जवाब दें। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण को दो भागों में तोड़ने पर कौन सी राशि के मान में परिवर्तन होगा, कौन सी राशि के मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो बच्चों इसका आपको जो करेक्ट आंसर है बी। तो बच्चों जो है इसकी जो है वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या जो है बदल जाएगी। वक्रता त्रिज्या बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी समझो, ठीक है। कब, जब इसको आप बच्चों, जब इसको आप क्या है, इसको आप क्या करो, आधा इसको दो भागों में तोड़ दो, तो इसकी वक्रता त्रिज्या है बच्चों ये परिवर्तित हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या का मान जो है परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, जो आपको पूरा बताएंगे हम, जो आपका अवतल दर्पण है इसका उपयोग कौन करते हैं, जो बाल कटाने जाते हैं, सैलून बोलते हैं, तो वहाँ पर ये दर्पण लगा रहता है। और दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब बच्चों जो अवतल दर्पण होता है इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसमें बच्चों बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है। इस पर भी देखो, हम एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं बताएंगे जो आपकी इस परीक्षा में ना आया हो। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है। अगर बच्चों वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। इसका मतलब है वस्तु बराबर आकार की बनेगी, वस्तु बराबर आकार की बनेगी। अब बच्चों अपन देख लेते हैं कि अवतल दर्पण होता कैसा है। हम आपको अवतल दर्पण दिखाने जा रहे हैं। हम बोल चुके हैं कि बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखो, हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है। अगर आपको समझ में आता है पहले तो आप कमेंट जरूर करें। इसमें एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। देखो हमने आंख बंद कर ली, हमें नहीं पता किसमें अवतल दर्पण है और किसमें उत्तल दर्पण है। देखिए, हमें नहीं पता किसमें अवतल दर्पण है, किसमें उत्तल दर्पण है। हमने पढ़ा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है और पीछे का बहुत बड़ा एरिया दिखता है। जैसे कि साइड ग्लास होते हैं, आप बाइक चलाते हैं तो साइड ग्लास में
उत्तल दर्पण लगा रहता है वो बहुत बड़ा एरिया दिखता है। जैसे आप वाहन चला रहे हो पीछे का दिख जाए तो अपन अगल बगल में अपना वाहन कर दें, ये उत्तल दर्पण की पहचान है। अब आप बताने की कोशिश करें कि अवतल दर्पण कौन सा है, उत्तल कौन सा है। ये हमारा राइट हैंड है, इसको हम पास लाते हैं, यहाँ पर देखते हैं अपन। ये देखिए यहाँ पर हम, ये राइट हैंड वाला है, इसको हम लेफ्ट हैंड से रिप्लेस करते हैं। ये देखिए इसमें एक कौन सा दर्पण है और एक कौन सा दर्पण है। ठीक है, कमेंट कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं देखो इसमें हमारा सिर्फ चेहरा और थोड़ी सी शर्ट दिख रही है, लेकिन जब इसको यहाँ पर लाते हैं तो मोबाइल भी दिख रहा है, तो इसमें बड़ा एरिया दिख रहा है, तो ये उत्तल दर्पण है। पीछे का विस्तृत एरिया दिखता है, ये उत्तल दर्पण की पहचान है और साइड ग्लास में इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, पीछे का बहुत बड़ा एरिया आपको दिख जाएगा, तो ये उत्तल दर्पण है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, ये अवतल दर्पण की पहचान है। आपके स्कूल में रखे हो देख लेना, आप अपना मुँह देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा दिखाई देगा, इसमें आपका मुँह छोटा दिखाई देगा। किसमें? उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो यही बोल रहे थे कि अवतल दर्पण को बीच से काट देते हैं तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है बच्चों, वक्रता त्रिज्या इसकी बदल जाएगी। हम बीच से काट दिया और त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, जब ये कटेगी यहाँ से यहाँ तक तो अब क्या है? गोला, यहाँ से इतना गोला बनेगा। आप समझ रहे हैं? तो इसको हम साफ कर देते हैं फिर अपन। आपका जो प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, आपकी फोकस दूरी है जो है आपकी 20 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, इसकी बच्चों क्या है? वक्रता त्रिज्या कितनी है? ठीक है, तो बच्चों फोकस दूरी जो है आपकी, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी इन्होंने दी है 20, वक्रता त्रिज्या की आधी माने वक्रता त्रिज्या आपकी कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए, तभी तो ये आधी मानी जाएगी। ऐसे भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको हल ही करना है तो इसको हल कर सकते हैं। वक्रता त्रिज्या पूछी है तो F2, F का मान कितना दिया है बच्चों? 20 सेंटीमीटर, 20 दूनी 40। अच्छा, इतना तो अपन ने समझ लिया। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं फोकस क्या होता है। बहुत मायने रखता है, इस पर हमेशा प्रश्न आता है। ये बच्चों आउट प्रश्न है, फोकस पर हमेशा प्रश्न आता है, ये आउट प्रश्न है। इसको समझो, ये क्या होता है फोकस। आपका मोबाइल है, आप कभी फ़ोटो निकालते हैं, कभी फ़ोटो साफ़ आती है, कभी फ़ोटो साफ़ नहीं आती, क्योंकि आपका जो मोबाइल है सही फोकस नहीं कर पा रहा है। इस प्रिय छात्रों, आपका अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो बच्चों ध्वनि तरंगें होती हैं वो कैसे होती हैं? वो अनुदैर्घ्य होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही भी कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इनकी चाल है बच्चों सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। ठोस के बाद इनकी चाल द्रव में, और सबसे कम बच्चों गैस में इनकी चाल होती है। तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, इनकी चाल जो बच्चों सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। माने आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आपका बच्चों एक नेक्स्ट प्रश्न है, उसको अपन देख लेते हैं यहाँ पे। एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब होगा। तो देखो यहाँ पर अपन को सीधी सीधी बात पकड़नी है। देखो फिजिक्स इतना सरल सब्जेक्ट है कि आप इसके आंसर बिना हल किए सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो अवतल दर्पण होता, अभी हमने आपको दिखाया था, इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो वास्तविक कहाँ लिखा हुआ है? ए और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब या तो ए ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन सही है। अब सी ऑप्शन में जो लिखा है बच्चों कि छोटा बनेगा, अभी अपन ने अवतल दर्पण देखा था, छोटा तो बनता नहीं है, बड़ा बनता है। ठीक है, बड़ा बनता है, छोटा तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया। बराबर भी बन सकता है। बराबर कब बनेगा? जब वक्रता केंद्र में वस्तु रखी है।
तुम्हारा जो ई ऑप्शन जो है बच्चा आपका करेक्ट आंसर है। माने वास्तविक बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर भी बन सकता है और वस्तु से बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ए सही है आपका। अब प्रश्न है कि एक वस्तु को दर्पण अब का प्रश्न है, एक वस्तु को किसी दर्पण की ओर खिसकाने पर प्रतिबिंब दर्पण से दूर खिसक जाता है, दर्पण होना चाहिए। तो देखो अब एक बताओ, अपना मुंह दिख रहा है वो समतल दर्पण में, आप पास आते हो तो पास आते हो, माने बी ऑप्शन तो गलत है। अब उत्तल दर्पण जो भी दिखा था, तो इस पर अपन थोड़ा समझते हैं कि वास्तव में हकीकत क्या है। प्रश्न ये है, एक वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं, तो ये दो अपने दर्पण हैं, एक वस्तु के पास लाते हैं, तो दर्पण से दूर कौन जा रहा है? दर्पण से जो दूर जा रहा है वो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, सिंपल सी बात है। ये देखो, ये उत्तल दर्पण है, ये छोटा बन रहा है, ये अवतल दर्पण है। ये बड़ा जब बन रहा है क्योंकि दर्पण से दूर होगा प्रतिबिंब, तभी तो बड़ा बनेगा, तभी तो दर्पण में आ पाएगा, दूर बनेगा। छोटे दर्पण में कैसे बन सकता है ये? ठीक है, तो ये दर्पण से दूर बनेगा ये, इसलिए तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ये। समझने की कोशिश करना। तो इसका आंसर आपका क्या है? अवतल दर्पण। तो एक वस्तु को अवतल दर्पण की ओर खिसकाते हैं तो वस्तु जो है दर्पण से दूर होती जाती है। कैसे हो जाती है? दर्पण से दूर होती जाती है। तो आपको जो करेक्ट आंसर क्या बच्चों इसमें? ए सही है, अवतल दर्पण। क्या सही है आपका? अवतल दर्पण। जब वस्तु को अवतल दर्पण के पास लाते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाता है। तो आपका ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वाहनों में पश्च दृश्य माने पीछे के दृश्य ऐसे देखने के लिए दर्पण की तुलना में, समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण को वरीयता दी जाती है। क्यों? माने घर में मुँह देखते हो उसको क्यों नहीं लगाते, उत्तल दर्पण को क्यों लगाते हैं? तो आपका बच्चों इसमें बी आंसर जो है आपका जो बी आंसर है वो ये कह रहा है कि इसमें समतल दर्पण की तुलना में अधिक विस्तृत क्षेत्र, अधिक बड़ा एरिया दिखाई देता है। तो ये सत्य बात है। देखो ये आपके सामने, देखो इसकी और पहचान बताएंगे। देखो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण जो है इसमें बहुत बड़ा एरिया आपको दिखाई देगा पिछला। ठीक है, अब इसकी एक पहचान और है, अगर आपके ये हाथ में हो तो ये पॉलिश किया हुआ भाग है अंदर की ओर रहता है। उत्तल दर्पण में अंदर की ओर रहता है, मोबाइल में सही नज़र नहीं आएगा। अवतल दर्पण में ये पॉलिश किया हुआ भाग थोड़ा बाहर की ओर रहता है। अवतल दर्पण में बाहर की ओर रहता है पॉलिश किया हुआ भाग, उत्तल दर्पण में थोड़ा अंदर रहता है। ऐसे अपन इसको ऐसे करके देख सकते हैं अपन। जैसे कि हमने आंख बंद कर ली, अब टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, दिक्कत आती है। अब हम बता सकते हैं बिल्कुल टच करके कि कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है। ये चिकना एरिया है, ये पॉलिश है, ये पॉलिश अंदर की ओर है दिख रही है, ये पॉलिश बाहर की ओर है, ये उत्तल दर्पण होगा, ये उत्तल दर्पण होगा। देखिए ये उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण। देखो ऐसे कई तरीका है बताने के। अब आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में पिछली पंक्ति में बैठे एक छात्र को ब्लैक बोर्ड पर अक्षर साफ साफ पढ़ने में कठिनाई होती है, इसकी दृष्टि दोष का कारण है। इसकी आँख में जो दृष्टि दोष है वो कौन सी है? पहली बात तो ये समझो, दो दोष होते हैं अपने आप आँख में मुख्यतः, एक निकट होता है, एक दूर होता है। तो निकट क्या होता है? निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं, दूर का नहीं। दूर में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं। तो उस बालक को बच्चों क्या है, ये बोला गया कि उसको दूर बैठा दिया, दूर दिखाई नहीं दे रहा है, तो बा को कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। इतना क्लियर हो गया।
इस इतना क्लियर होगा उसको निकट दृष्टि दोष माने निकट में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। तो बच्चों इसका जो आंसर है आपका सी सही आंसर है, नहीं इसका डी आंसर सही है बच्चों, करेक्ट। देखो परीक्षा में जैसे कि तैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका डी करेक्ट आंसर है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यही है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। तो बच्चों देखो इसमें होता क्या है, ये आँख का गोला है, एक हड्डी का गोला है, और इसमें बच्चों जो है अपना क्या है वो कहते हैं अपनी आँख फिट है। तो अपना लेंस जो है ये थोड़ा मोटा हो जाता है तो इसकी गोलाई बढ़ जाती है, इसकी वक्रता बढ़ जाती है, किसकी, नेत्र गोलक की वक्रता बढ़ जाती है, लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है। तो और देखो लेंस मोटा होना माने फोकस दूरी कम होना, ये भी क्लियर है। लेंस मोटा होना माने फोकस दूरी कम होना, इसको रट लो, इस पे प्रश्न बनेंगे कि लेंस मोटा होना माना, देखो इसको ऐसे समझो, ये ऐसा है, लेंस मोटा हो रहा है, ऐसा लेंस मोटा हो गया तो इसकी बच्चों फोकस दूरी कम हो जाती है, एक गोले की वक्रता ही बढ़ जाती है, आँख फूल जाती है ऐसी, ठीक है। तो फोकस दूरी, जब लेंस मोटा होता है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, तो बच्चा दूर का देख ही नहीं पाता। अपन नहीं कहते कि आपका कैमरा अच्छा नहीं है, फोकस नहीं कर पा रहा है, अब वैसे भी कहते हैं कि किसी चीज़ पर फोकस करो तो आपको सफलता मिलेगी। तो लेंस मोटा होने पर बच्चों फोकस दूरी कम हो जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें बता दी, इनसे ही परीक्षा में बच्चों प्रश्न बनेगा, इनसे बाहर नहीं जाता। तो आपका डी आंसर करेक्ट है आपका कि नेत्र लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लेंस मोटा हो जाता है। जब लेंस मोटा हो गया तो फोकस दूरी कम हो गई, फोकस दूरी कम हो गई, दूर का वो देख ही नहीं पाएगा। अब आपका प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने का कारण, माने सुबह के समय और शाम के समय सूर्य आपको लाल दिखाई देता है, रक्त के समान दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो उसमें आपका बच्चों करेक्ट आंसर है बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आपका प्रश्न है कि भूस्थायी उपग्रह से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? देखो अंतरिक्ष की बात हो रही है कि अंतरिक्ष यात्री है, कोई अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है, उसको आकाश का रंग बच्चों काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है, काला दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर बच्चों वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ठीक है, ध्यान दें। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बच्चों? इसमें सी आपका करेक्ट आंसर है। क्या आपका? सी आपका करेक्ट आंसर है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आपका प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 6 वोल्ट की बैटरी द्वारा 10 मिनट तक 60 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है, बैटरी द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? तो देखो ये इसका सरल उपाय यही है हल करने का। देखो 6 गुणित 10 गुणित 60 और मिली एम्पीयर कितना होता है? 10 पे घात है -3, तो 6 छंग 36, 36 से कम 36, सीधी इसको वैसे ही हल कर सकते हैं, 6 छंग 36, तो 3600 जूल आपका ये यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। 3600 जूल जो है व्यय विद्युत ऊर्जा होती है। अब आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो बच्चों सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर कैसा होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा मोटर में प्रयुक्त विभक्त वलय का कार्य होता है।
तो देखो बच्चों, आपकी जो मोटर होती है, ठीक है, मोटर होती है, तो यहाँ बच्चों इस तरीके से व्यवस्था होती है। यहाँ पर कभी किसी ने मोटर खोल के देखी होगी, बच्चों। तो स्कूल में मोटर रखी है, कभी हम दिखा देंगे। तो इसका आंसर बच्चों क्या है? ये है कि कुंडली के अर्धघूर्णन के पश्चात धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। कुंडली के कैसे? अर्धघूर्णन के पश्चात धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। आपका ए करेक्ट यहाँ पर आंसर है। जो मोटर होती हैं ऐसी होती हैं, ऐसी घूमेगी वो, तो दूसरे कनेक्शन उसमें जुड़ जाते हैं। कभी आपको दिखाएंगे हम। अब प्रश्न है, तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? सिंपल सी बात है, आधा। आपका सी आंसर क्या है इसमें? आधा। क्या आंसर आपका? आधा। ठीक है, आधा। तो प्रिय छात्रों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे सेम टू सेम प्रश्न आते हैं आपके, तो आप सभी वीडियो हमारे देखें, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।